हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीसी मैथ क्लासेज में। तो आज हम करेंगे मॉडल प्रश्न पत्र 6 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से एक 3 से विभाज्य है। यानी कि आपको 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं कोई से भी, और उनमें से एक को आपको 3 से विभाज्य है या नहीं है ये चेक करना है। अब जैसे कि मान के चलिए 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपने 1, 2, 3 लिए, तो इसमें से एक किससे विभाज्य है? ये 3 से विभाज्य है। इसके अलावा जैसे कि आप कोई लेते हो, मैं ले लेता हूँ 7, 8, 9, तो इसमें से 9 3 से विभाज्य है। आप कोई सा भी ले सकते हो, 12, 13 और 14। ठीक है, तो इसमें से ये जो 12 है ये किससे विभाज्य है? 3 से। कोई सा भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि वो तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए? क्रमागत, यानी कि लगातार होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए 12, 13, 14, ऐसा नहीं कि 12 के बाद 14 आ जाए। अब और भी ले सकते हो आप, जैसे कि मैंने ले लिया, मान के चलिए 77, 78 और 79। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा विभाज्य है? ये 3 से विभाज्य है। 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 6 18। तो वो आपसे यही पूछ रहा है इस सवाल में कि आपको 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने कोई से भी, और आपको ये सिद्ध करके बताना है उनमें से एक 3 से विभाज्य होगा। तो चलिए करते हैं, मान लेते हैं। माना 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x, x+1, x+2 है। अब ये ऐसे क्यों माने? जैसे कि मान के चलिए पहला आपने 7 मान लिया, x का मान क्या मान लिया? 7। तो 8 कब आएगा? जब आप 7 में कितना जोड़ेंगे? 1। ठीक है, और 9 कब आएगा? जब आप 7 में कितना जोड़ दोगे? 2। 7 और 2 कितना हो गया? 9। या फिर आप यहाँ देखिए x का मान जैसे कि 1 हो गया, तो 2 कब आएगा? जब आप x में 1 जोड़ोगे, क्योंकि 1 और 1 कितना होगा? 2। और इसको क्या लिख सकते हैं? x+2। x का मान कितना था? 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो हमने 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या क्या मान लिए? x, x+1 और x+2। अब वो कह रहा है प्रत्येक 3 से भाज्य होना चाहिए। तो भाजक हमारे पास कितना है? 3। भाजक को किससे लिखते हैं हम? b से। कितना दे रखा है? 3। तो चूंकि a बराबर सूत्र क्या होता है? bq+r, और b का मान कितना है? 3। तो r का मान निकाल लेंगे, तो r का मान क्या होता है? 0 से बड़ा वह उसके बराबर होता है, लेकिन b से कैसा होता है? छोटा। किसका मान? r का मान। तो r बराबर कितना आएगा? एक तो 0, एक 1 और 2। 3 हम लेंगे नहीं, क्योंकि b का मान कितना है? 3। तो 3 से छोटा होगा, और 0 के बराबर और 3 से छोटा, तो 0, 1, 2। तो चलिए लिख लेते हैं। तो a बराबर b का मान 3 रखेंगे, q का q, प्लस r का मान 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 3q। ठीक है, इसी प्रकार r बराबर 1 रखेंगे, तो a बराबर कितना आएगा? 3q+1, और a बराबर कितना आ जाएगा? 3q+2। r का मान यहाँ हमने पहले 0 रख दिया, तो कितना आ गया? 3q। 1 रख दिया तो 3q+1, और 2 रख दिया तो 3q+2। ठीक है, तो ये जो a का मान है वो कितना आ गया? 3q, 3q+1 और 3q+2। अब हमारे पास 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? भाई ये एक ऐसा है आपका सिंगल है, इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा, और x भी क्या है आपके पास? सिंगल है, कुछ भी नहीं जुड़ रहा। तो जो a के मान होंगे वही किसके हो जाएंगे? x के। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक तो मान 3q, और एक हो जाएगा x का मान 3q+1, और एक मान हो जाएगा x का 3q+2। अब आपको चेक करना है इन तीनों में से 3 से भाज्य कौन सा है। ये वाला भाज्य है, बाकी के 2 भाज्य नहीं है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं किसके लिए? x+1 के लिए। किसके लिए चेक करेंगे? देखिए, x+1 के लिए, फिर x+2 के लिए। तो चलिए करते हैं। तो x+1, तो x का मान कितना है? पहला 3q, +1 का 1,
फिर x प्लस 1 के लिए चेक करेंगे तो x का मान दूसरा कितना था 3q प्लस 1, x का मान रख दिया और प्लस के कितने हैं 1, तो ये कितना आएगा 3q प्लस एक और एक 2। फिर x प्लस 1 के लिए चेक करेंगे क्योंकि हमें तीनों के लिए चेक करना है, तो x का मान कितना है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 प्लस में कितना दे रखा है 1, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 और एक 3। तो देखो ये तो आपका 3 से भाज्य नहीं है, ये भी 3 से भाज्य नहीं है, बट ये आपका 3 से भाज्य है। कैसे? यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे, कितना कॉमन आएगा 3, यहाँ कितना बच जाएगा q प्लस 3 का भाग 3 एकम 3, तो अब इसमें 3 से भाग चला जाएगा, तो ये भी किससे भाज्य हो गया 3 से भाज्य। तो उसने यही तो पूछा था आपसे कि इन तीनों में से कम एक 3 से भाज्य होना चाहिए, तो इसमें हमें तीनों में से कम ये एक मिल गया 3 से भाज्य, और इन तीनों में से हमें एक ये भाज्य मिल गया 3 से। अब x प्लस 2 के लिए और चेक कर लेते हैं, तो x प्लस 2, तो x का मान कितना था हमारे पास 3q प्लस 2 का 2 हो जाएगा, तो ये भाज्य नहीं है। फिर x का मान कितना रखेंगे, दूसरा वाला कितना था 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 और प्लस के कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 और एक कितना हो जाएगा 3, कॉमन निकाल लेंगे कितना आएगा 3, तो q प्लस कितना आ जाएगा 1, तो ये भी किससे भाज्य है 3 से भाज्य है। तीसरा निकाल लेते हैं हम, x का मान कितना होगा 3q प्लस 2, ठीक है, तीसरा मान कितना होगा 3q प्लस 2 और प्लस के कितने लगा देंगे 2, तो कितना आ जाएगा ये 3q प्लस 2 और 2 4, ये किससे भाज्य नहीं होगा आपका 3 से। तो देखिए हमने तीनों में चेक कर लिया, हमने क्या माने थे 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 और x प्लस 2, तो x के लिए इन तीनों में से एक 3 से भाज्य है, x प्लस 1 के लिए इन तीनों में से एक 3 से भाज्य है, और x प्लस 2 के लिए इन तीनों में से आपका एक ये वाला किससे भाज्य है 3 से भाज्य है। तो हमने सिद्ध कर दिया, यही पूछा था आपसे सवाल में। देखिए क्या पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से एक 3 से भाज्य होता है। मैंने यहाँ पे भी समझाया था आपको, इन तीनों में से ये जो हमने 4 सेट लिए थे, आप कोई सा भी सेट लीजिए 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, उसमें से एक 3 से भाज्य जरूर होगा। तो वही बात हमें सिद्ध करनी थी, तो ये बात हमने यहाँ सिद्ध कर दी। तो कह देंगे अतः 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से एक 3 से विभाज्य है, इति सिद्धम। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। तो चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बहुपद t² माइनस 3 से बहुपद 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 को भाग करके शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इस बहुपद से इस बहुपद में क्या देना है भाग। तो चलिए भाग देते हैं भाग विधि से। तो कितना दे रखा है आपको 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस के 90 माइनस के 12, ये दे रखा है आपको, और भाग देना है हमको किसका t² माइनस 3 का। तो चलिए पहले पद का भाग देंगे, तो 2t4 में t² का भाग देंगे, तो 2 का तो 2 बचेगा, 2 घात से 2 घात कैंसिल हो जाएगी, 2 घात बच जाएगी, तो क्या बचेगा 2t², यहाँ लिख देंगे 2t², गुणा करेंगे 2 एकम 2, t² का t² से करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 2 घात कितनी हो जाएगी 4, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, t² का t², तो माइनस के 3 दूनी 6 t² के नीचे t² वाला पद लिखेंगे, यानी कि समान घात के नीचे समान घात वाला पद लिखते हैं, चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3t³ प्लस के 6t² और माइनस के 2t² हैं, तो 6 में से 2 गए तो कितने बच जाएंगे प्लस के 4t² माइनस के 90 और माइनस के 12। ठीक है,
अब इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे, तो 3TQ में हमें भाग देना है टी स्क्वायर का। 3 का 3 बचेगा, 2 घात से 3 कट जाएगी, कितनी बार? एक बार। तो टी की घात कितनी बचेगी? 1। या फिर आप इसे ऊपर ले जाइए, माइनस की हो जाएगी, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 में से माइनस की 2 घटेगी, 1 बच जाएगा। तो प्लस के कितने बच गई? 3T। ठीक है, एक घात को लगाते नहीं है, गुणा करेंगे। 3 एकम 3, टी की घात 1 और टी की घात 2। टी की घात कितनी हो गई? 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9T। तो 3 तिया 9T, समान घात के नीचे समान घात वाला पद रखेंगे। ये किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये प्लस का। प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, कितना बचा? 4T² माइनस के 12। ठीक है, भाग देंगे प्रथम पद में इसके प्रथम पद का, कितने का? T² का। T² से T² कैंसिल हो गया, कितना बचा? 4। तो प्लस के 4 उतार लेंगे यहाँ, गुणा करेंगे 4 का T² से, 4T² प्लस माइनस माइनस, और 4 तिया 12। ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस के कैंसिल, तो शेष फल कितना आ गया? 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। रैखिक समीकरण युग्म बनाकर हल कीजिए और दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इसको हल। तो दो संख्याएं दे रखी हैं, मान लेते हैं। माना एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। या फिर ऐसा लिख सकते हो, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रथम शर्त से ये दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 26। समीकरण नंबर 1। अंतर के लिए माइनस लगाते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 26। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है? एक संख्या जो है आपकी वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो संख्या है ये दूसरी संख्या के कितनी गुनी है? 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 का गुणा कर देंगे, तो x बराबर 3 का गुणा y से करेंगे 3y। अब या तो आप इसे विलोपन विधि से हल कर दो या फिर प्रतिस्थापन से। तो मैं प्रतिस्थापन से कर देता हूँ इसको। समीकरण नंबर 2। तो x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो x माइनस वाई बराबर 26। x का मान रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से एक y गया तो 2y बराबर 26। 2 गुणा में भाग में जाएगा, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो y बराबर कितना आंसर आ गया? 13। अब निकालते हैं इसका दूसरा मान। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसे साइड में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हो और 2 में भी रख सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो x बराबर 3 इंटू वाई का मान कितना आया था? 13। तो x बराबर 13 तिये 39। तो x बराबर कितना आंसर आ गया? 39। और y बराबर कितना आंसर आ गया? 13। आप चेक भी कर सकते हो सही है या गलत है। उसने कहा था दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो 39 में से आप 13 घटाओ, कितना बच जाएगा? 26। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्ण वर्ग की विधि से 3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 6 का हल ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, क्या दे रखा है आपको?
3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 6। तो 3x का पहले 2x से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, x का x से करेंगे x स्क्वायर, 3 दूनी 6, x का x से x स्क्वायर। अब 3x का गुणा करेंगे 3 से तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 तिया 9 और x का x प्लस 2 का करेंगे बारी बारी से, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6 बराबर में कितना आ गया 6। तो देखिए 6x स्क्वायर प्लस 9 और 4 कितना हो गया 13x। ये प्लस के 6 हैं, इधर ले आइए प्लस के को, माइनस के 6 बराबर में क्या रह जाएगी 0। प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा 6x स्क्वायर प्लस 13x बराबर 0। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको इसे हल करना है। ये आपका समीकरण हो गया, तो इसे हल करेंगे अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए। तो इकाई करने के लिए क्या करेंगे 6 से भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर 6 से भाग देंगे इसमें तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा भाग देने पर, यहाँ कितना आएगा 13/6 इंटू एक्स बराबर 0। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि x के गुणांक का आधा करते हैं। तो x के गुणांक का कर देंगे आधा। तो आधा करने के लिए कितने का भाग देंगे 2 का, कितना हो जाएगा 13/6 दूनी 12, 13/12 हो जाएगा। तो x के गुणांक का आधा करते हैं और आधा करने के बाद उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13/6x प्लस कितना जोड़ना है x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो 13/12 का स्क्वायर 0 में जोड़ेंगे तो 0 का हटा देंगे, यही संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 13/12 का वर्ग। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। खोलिए आप इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप इसे अलग से चेक करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा इसको खोलने पर। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 12 का वर्ग 144। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हमें ये वर्ग हटाना है। क्या हटाना है वर्ग। तो क्या करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 13/12 और इधर वर्गमूल लेंगे किसका 169 का और 144 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 13/12, 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, तो 13 आ जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, रूट हटेगा, दो चिन्ह आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो x प्लस 13/12 बराबर 13/12, प्लस का लिया है हमने पहले, तो ये हो जाएगा x बराबर 13/12, प्लस के इधर लाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के 13/12। प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू कैंसिल हो गई, x बराबर कितना आंसर आ गया पहला 0। अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x प्लस 13/12 बराबर माइनस के 13/12। तो ये हो जाएगा x प्लस 13/12 बराबर माइनस के 13/12। दोबारा लग दिया मैंने गलती से, ठीक है, यहाँ सही कर देते हैं। तो x बराबर माइनस के 13/12 है, ये प्लस के उधर ले जाइए किसके हो जाएंगे माइनस के 13/12। ठीक है, तो x बराबर लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 12, 12 एकम 12, 13 एकम 13 माइनस 12 एकम 12, 13 एकम 13 हो जाएगा। तो x बराबर
13 और 13 कितने हो गए जोड़ने पर 26/12। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 चक्की 12। तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, -13/6। तो इस प्रकार से आपके दो आंसर आ गए, x बराबर 0 और x बराबर -13/6 आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दे रखा है, ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित स्थिति में संबद्ध संख्याएं समांतर श्रेणी में है। तो आपको इस सवाल को पढ़ के चेक करके हल करके ये बताना है कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं आपको, ये जो स्थिति दे रखी है इस सवाल में, वो एक एपी बनाती है यानी कि समांतर श्रेणी बनाती है या फिर नहीं। तो क्या दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो मान लेते हैं, माना प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, तो पहला किलोमीटर है, मैं इसको A1 मान लेता हूँ, कितना दे रखा है, 15 रुपये। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर कितना है, 8 रुपये। अब आप इस बात को समझिए, उसने क्या दे रखा था कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। जब आप टैक्सी में बैठोगे किसी स्टैंड से, ठीक है, जब आप टैक्सी में बैठोगे किसी स्टैंड से और आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 15 रुपये पे करने पड़ेंगे उसको, ठीक है, पहले 1 किलोमीटर के लिए। और जब उस 1 किलोमीटर को जाने के बाद और 15 रुपये देने के बाद आप दूसरा 1 किलोमीटर जाओगे, उसके लिए आपको 15 रुपये ना देकर कितने देने पड़ेंगे, 8 रुपये देने पड़ेंगे। उस 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे, 8 रुपये। ये बात आपको याद रखनी है कि पहला किलोमीटर जो जाओगे आप, उसके लिए तो आपको 15 रुपये देने, लेकिन 1 किलोमीटर जाने के बाद जब आप दूसरा किलोमीटर जाओगे तो उसके लिए आपको 15 रुपये नहीं देने, कितने देने, 8। तो जोड़ देंगे दूसरे किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया A2 बराबर, तो पहले के लिए आपने कितना दिया, 15 और दूसरे के लिए 8। तो हमें दोनों का निकालना है, तो पहले किलोमीटर का और दूसरे किलोमीटर का दोनों का किराया जोड़ेंगे, तो 15 और 8 कितना हो गया, 23 रुपये। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, तीसरे किलोमीटर का, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया, तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, A3। अब ध्यान रखिए, 2 के लिए तो आपने कितने रुपए पे कर दिए, 23 रुपये पे कर दिए 2 किलोमीटर के लिए। तीसरा आप जा रहे हो यानी कि 1 किलोमीटर और बढ़ रहा है, तो बढ़ने वाले 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया देते हो आप, 8 रुपये। तो 8 जोड़ देंगे, तो 23 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 31 रुपये। कितना हो जाएगा आपके पास, 31 रुपये, ठीक है। तो ये एक श्रेणी बना लेते हैं हम, A1, A2, A3 ... तो A1 का मान हो गया 15, A2 का मान कितना हो गया 23 और A3 का मान 31। अभी हम AP लिख नहीं सकते, हमें वो चेक करना है AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम D का मान निकालते हैं। तो D बराबर सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान 23, A1 का मान 15, घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। इसी प्रकार A3 माइनस A2 निकालना है हमको। A3 का मान 31, A2 का मान 23, तो 31 में से 23 गए तो कितने बचेंगे, 8। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 का जो मान है वो बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर किसके हैं, D के, और कितना मान दे रखा है, 8। तो लिखेंगे अतः श्रेणी में D का मान समान है। D का मान कैसा है, समान है। अतः
यह एक समांतर श्रेणी है। आंसर। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, जांच कीजिए कि क्या अनुक्रम 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 एक समांतर श्रेणी में है। तो आपको जांच करना है कि ये जो आपको क्रम दे रखा है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो किसी भी क्रम को समांतर श्रेणी में वो है या नहीं जानने के लिए क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, अनुक्रम कितना दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222 और अनंत तक। ठीक है, तो डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 का मान 0.22 और a1 का मान 0.2। तो घटाइए आप, तो कितना बच जाएगा 2, 0.02। कैसे घटाएंगे, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, 2 का 2, 2 में से 2 गया तो 0.0। ठीक है, अब निकालेंगे डी का दूसरा मान a3 माइनस a2 से। तो a3 का मान कितना है 0.222 और a2 का मान 0.22। तो घटाएंगे कितना आएगा आपके पास, 2 का 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट आ गया। ठीक है, तो आप यहीं से देख लीजिए ये दोनों मान ही समान नहीं है। यहाँ तो कितना है 0.02, यहाँ कितना 0.002। तो तीसरा मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि a2 माइनस a1 का जो मान है वो नॉट इक्वल है किसके, a3 माइनस a2 के, यानी कि a2 माइनस a1 का मान बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। अतः यह क्रम एक AP नहीं है। तो ये जो दिया गया अनुक्रम है वो क्या नहीं है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो सवाल हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। धन्यवाद।